अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिशन एमबीबीएस चैनल फॉर एंट्री टेस्ट। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में एक्सरेज की डिस्कवरी के बारे में हमने बात की थी, तो आज हम एक्सरेज की प्रॉपर्टीज के बारे में और इसकी एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज के एक्सरेज की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या खसूसियात हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें से है एक्सरेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जिस तरह हमारे साथ ऑर्डिनरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है या लाइट हैं, तो ये जिस तरह स्ट्रेट लाइन ट्रेवलिंग करता है, द सेम केस इज देयर कि एक्सरेज भी इसी तरह की रूल को फॉलो करता है और ये स्ट्रेट लाइन मूव करता है, यानी बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है। और दूसरा प्रॉपर्टी इसका यह है कि नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इसका मतलब यह है कि ये कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, कोई एक चार्ज रेज नहीं, लाइक कैथोड रेज या किनाल रेज। तो ये हमारे साथ क्या है, नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने क्या कर दी है, यहाँ पे आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया है, ये हमारे साथ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब हमारे साथ ये एक्सरेज पास होते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन पास हो जाते हैं, नॉट डिविएटेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, क्योंकि ये हमारे साथ क्या है, न्यूट्रल रेज हैं। ये हमारे साथ क्या है, न्यूट्रल रेज हैं। जब हम कैथोड रेज को हम इससे पास कर रहे थे तो कैथोड रेज पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइवर्ट हो रहे थे, डिविएट हो रहे थे। तो वो क्यों, इसका वजह यह था कि वो जो कैथोड रेज थे वो हमारे साथ असल में नेगेटिव वाली चार्ज थे, तो पॉजिटिव वाली चार्ज प्लेट की तरफ वो डिविएट हो जाते थे। या हम केनाल रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कर रहे थे, तो केनाल रेज हमारे साथ एक्चुअली क्या थे, वो पॉजिटिव नेचर के रेज थे, तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिविएट हो रहे थे, तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या हो रहे थे, डिविएट हो रहे थे, यानी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, यानी मोड़ रहे थे। तो इसी तरह यही रेस, इसी रेस के लिए यहाँ पे कोई एक यू शेप मैग्नेट को रखा गया जिसका नॉर्थ और साउथ मौजूद था, यानी नॉर्थ और साउथ पोल मौजूद था। तो यही एक्सरेज को इससे भी जब पास किए गए तो यही एक्सरेज हमारे साथ क्या हो गए, ये भी स्ट्रेट लाइन पास हुए, यानी यहाँ पे कोई सर्कुलर मोशन इसने इख्तियार नहीं की। जिस तरह हमारे साथ केनाल रेज थे या कैथोड रेज थे, तो इसी मैग्नेटिक फील्ड के जो लाइन ऑफ फोर्स है इसके साथ परपेंडिकुलर 90 एंगल पे क्या हो रहे थे, वो हमारे साथ क्या हो रहे थे, सर्कुलेट हो रहे थे, तो यानी रोटेट हो रहे थे। तो यहाँ पे हमारे साथ क्या है, ये स्ट्रेट लाइन पास होते हैं, यानी नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाला जो सीन है ये बता रहा है कि हमारे साथ एक्चुअली जो एक्सरेज है ये हमारे साथ क्या है, न्यूट्रल्स हैं। तो इस वजह से हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, दीज रेज आर न्यूट्रल इन नेचर्स। एक्चुअली जो हमारे साथ एक्सरेज है ये क्या है, न्यूट्रल इन नेचर है, जिसके लिए हमने क्या कर दी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से जब पास किए तो यहाँ से हमें क्या हुआ, ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया कि ये यहाँ पे न मैग्नेटिक फील्ड में न इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे साथ क्या हुआ, इफेक्ट हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्चुअली हमारे साथ क्या है, न्यूट्रल इन नेचर है, ये हमारे साथ न्यूट्रल रेज हैं। जिस तरह हमारे साथ क्या है, गेमा रेज है, तो गेमा रेज भी हमारे साथ क्या है, न्यूट्रल है। तो सेम केस आर देयर। तो इस तरह हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं। तो इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो कुछ जो है, दीज रेज हैव द कैपेबिलिटी टू आयोनाइज द गैसेस। इस रेस में ये कैपेबिलिटी है, यानी एक्स रेज में, कि वो क्या करते हैं, गैस मॉलिक्यूल को आयोनाइज करते हैं। और इसका ये प्रॉपर्टी यानी आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी डिपेंड करता है अपॉन इट्स इंटेंसिटी। देख ले, फॉर एग्जांपल आपके साथ यहाँ पे कोई क्या है, ये आपके साथ कोई एटम है और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। ये कोई हमारे साथ गैस है, फॉर एग्जांपल हम अगर ये बात कर ले कि ये हाइड्रोजन गैस है, ये हमारे साथ फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन गैस का एटम है, और इसमें क्या है, हमारे साथ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देख ले, जब ये यहाँ पे क्या है, एक्स रेस पास हो जाते हैं तो एक्स रेस क्या करते हैं,
इससे ये वाला इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, इजेक्ट कर सकता है। जब इससे इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, इजेक्ट कर ले, ये वो वाला इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे मौजूद है, इस इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर दी, इजेक्ट कर दी। तो इसके नतीजे में हमारे साथ क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, यानी हमारे साथ क्या होता है, आयनिक स्पीशीज बन जाता है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे साथ एक्सरेस क्या करते हैं, आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस काज कर सकता है। तो इसका जो ये वाला कैपेबिलिटी है, आयोनाइजेशन है, तो ये डिपेंड करता है हमारे साथ इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ एक साइड पे एक्सरेस की 3 फोटॉन आ रहे हैं और दूसरी साइड पे एक्सरेस के हमारे साथ क्या है, 5 फोटॉन आ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो 5 फोटॉन है तो इसकी इंटेंसिटी हमारे साथ क्या है, ज्यादा है। इसकी इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा। यहाँ पे जो 3 फोटॉन है इसकी इंटेंसिटी हमारे साथ क्या है, लो है, क्योंकि इसकी तादाद कम है। तो यहाँ पे अगर ये वाला केस को देखा जाए तो इसी केस में ये आयोनाइजेशन को ज्यादा काज करेगा। यानी एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 5 गैस मॉलिक्यूल को क्या करता है, आयोनाइज करता है, और इस केस में हमारे साथ क्या है, 3 एक्सरेस प्रोटॉन है, तो ये 3 हाइड्रोजन गैस के एटम को क्या करता है, आयोनाइज करता है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी अगर इंटेंसिटी को बढ़ाएं तो हम आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह हम इसके और प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं कि एक्सरेस कॉज फ्लोरेसेंस इन द साल्ट, लाइक रॉक साल्ट है, यूरेनियम भी हो सकता है, बेरियम का भी, और इस तरह हमारे साथ कोई कैल्शियम वगैरह का भी साल्ट को क्या कर सकता है, आयोनाइज कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपके साथ कोई साल्ट है या कोई ग्लास मटेरियल है, तो देख ले फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या कर दी, यहाँ पे कोई साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड को उठा दिया, या कोई हमने यूरेनियम का राख उठाया, तो इसके ऊपर जब हम एक्सरेस को क्या करते हैं, पास करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, स्पार्किंग अपेयर होता है, ग्लो अपेयर होता है, एक किस्म की चमक दमक अपेयर होता है। तो इसी ग्लो को हम क्या कहेंगे, इसी ग्लो को हम क्या कहेंगे, फ्लोरेसेंस। एक्सरेस की और भी प्रॉपर्टी है, लाइक हम कहते हैं कि एक्सरेस वेव लाइक नेचर भी शो करता है। तो वेव लाइक नेचर क्या है, जिस तरह हमारे साथ वेव होते हैं, तो वेव क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं। देख ले फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम कोई एक हार्ड ऑब्जेक्ट को रख ले, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारे साथ कोई ऑब्जेक्ट है, ये वाला, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम रेस को अप्लाई करते हैं, तो ये रेस क्या हो जाते हैं, जब इसके हो जाते हैं यानी कोलाइड हो जाते हैं, तो ये क्या करता है, बैक बाउंसिंग करता है। तो इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। जिस तरह लाइट है, लाइट हमारे साथ क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है, ये साउंड वगैरह वेव्स हैं तो वो भी रिफ्लेक्शन करता है। तो इसी तरह ये जो हमारे साथ एक्सरेज है, एक्सरेज की भी यही प्रॉपर्टी है। अगर हम यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट को रख लें और इसके ऊपर हम एक्सरे को क्या करें, पास कर ले, तो एक्सरेज हमारे साथ क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्शन करता है। तो ये हमारे साथ क्या है, इंसिडेंट एक्सरेज है, और इस तरह ये हमारे साथ क्या होगी, रिफ्लेक्टेड एक्सरेज। तो इसी तरह इसकी और प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन भी है। रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे साथ कोई वेव है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ क्या हो जाता है, एंट्री करता है, तो ये सफर ऑफ बेंडिंग हो जाता है। देख ले फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे साथ क्या है, ईयर है, तो ईयर हमारे साथ क्या है, ये एक लाइटर मीडियम है, यानी रेयर मीडियम है, इसकी डेंसिटी कम है। देख लिए हमारे साथ क्या है, ईयर है, और ये वाले हमारे साथ क्या है, ये कोई एक मिरर है, साथ क्या है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है। क्या है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है। तो ट्रांसपेरेंट ग्लास से क्या हो जाए, देख ले फॉर एग्जांपल अगर यहां से हमारे साथ क्या हो जाए, लाइट को क्या कर ले, पास कर ले, लाइट को पास कर ले, तो लाइट कुछ इस तरह बेंड हो जाता है। यानी जब रेयर मीडियम से लाइट क्या हुआ, इसी डेंसर मीडियम से पास हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरह स्ट्रेट लाइन नहीं जाता, ये एक खास एंगल पे क्या करता है, बेंडिंग शो करता है फ्रॉम दियर स्ट्रेट लाइन ट्रेवलिंग पाथ। तो ये इससे वो क्या करता है, थोड़ा सा बेंडिंग को शो करता है। तो इस बेंडिंग को हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन। तो ये भी क्या है, हमारे साथ वेव की प्रॉपर्टी है। तो यही केस यहाँ पे भी है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, ये कोई एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, या कोई फॉर एग्जांपल हम इसको यही नाम देंगे कि ये कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास है, और यहाँ पे क्या है, ये ईयर के क्या है, मॉलिक्यूल है।
तो रेयर ईयर हमारे साथ क्या है, ये एक रेयर मीडियम है। जब यहां से क्या हुआ, ये एक्सरेस को हम क्या करते हैं, पास करते हैं, ये एक्सरेस को हमने क्या कर दी, पास कर दी, तो एक्सरेस क्या हुआ, ये बेंडिंग इसने क्या कर दी, वरना इसका जो स्ट्रेट लाइन पाथ था ये वाला था, तो एक खास एंगल पे इसने क्या कर दी, बेंडिंग शो कर दी, तो इसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। तो एक्सरेस ने क्या कर दी, रिफ्रैक्शन यानी वेव लाइक प्रॉपर्टी को भी क्या कर दी, शो कर दी। इसी तरह क्या है, डायफ्रैक्शंस। तो डायफ्रैक्शन भी हमारे साथ क्या है, ये भी वेव प्रॉपर्टी है, वेव लाइक प्रॉपर्टीज है। देख ले इसका किस तरह होता है। फॉर एग्जांपल डायफ्रैक्शन हमारे साथ क्या है, कोई एक आपके सेल है, कोई एक रकाउट रखा है या आपके साथ, तो डायफ्रैक्शन के लिए जरूरी है एक पॉइंट, एक अहम पॉइंट है डायफ्रैक्शन के लिए, कि डायफ्रैक्शन के लिए फॉर एग्जांपल अगर हम कोई स्लीट ले ले, स्लीट क्या होता है, एक सुराख को कहते हैं, एक होल को कहते हैं। देख ले फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कोई एक चीज है, यहाँ पे इसके दरमियान क्या है, स्लीट है, इसमें क्या है, स्लीट। इसके लिए शर्त क्या है, कंडीशन, स्लीट साइज शुड बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द पासिंग वेव्स। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर ये कोई एक पासिंग वेव है, तो इसकी जो वेवलेंथ है ये बिल्कुल इसी स्लीट का जो साइज है यानी लेंथ है, इसके साथ ये कंपेरेबल होना चाहिए, यानी बट नॉट शुड बी लेस देन दिस साइज ऑफ द स्लीट। तो ये क्या करता है, जब ये रेज यानी वेव यहाँ पे पास हो जाते हैं, तो पास होने के साथ साथ ये क्या करते हैं, इस तरह की कर्वेचर शो करता है। इस कर्वेचर को क्या कहते हैं, कि बेंडिंग ऑफ वेव टू द एज ऑफ द स्लीट। ये स्लीट के क्या है, किनारा है, एज है, इसकी तरफ इसने क्या कर दी, शो कर दी, क्या शो कर दी, बेंडिंग शो कर दी। अदरवाइज यहाँ पे क्या थे, इस तरह के स्ट्रेट लाइन जा रहे थे, इस तरह के स्ट्रेट लाइन लाइक बार, तो यहाँ पे इसने कर्वेचर शो कर दी। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, डायफ्रैक्शंस ऑफ वेव। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है, कि इसी वेव का जो वेवलेंथ है अप्रॉक्सीमेटली क्या होना चाहिए, या तो हमारे साथ बराबर होना चाहिए या ग्रेटर देन द साइज ऑफ द स्लीट, यानी साइज ऑफ द स्लीट, साइज ऑफ द स्लीट, स्लीट के साइज से क्या होना चाहिए, इससे इसकी या वेवलेंथ तो बढ़ना चाहिए या इसके कंपेरेबल, बट नॉट शुड बी लेस देन दिस। तो तब हमारे साथ क्या होगा, डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व होगा। तो इसी तरह हम फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे क्या कर ले, एक्सरेस को इस तरह की कोई ग्रेटिंग से पास कर ले या कोई क्रिस्टल से पास कर ले, असल में ये जो डायफ्रैक्शन प्रॉपर्टी है वो क्रिस्टल में शो करता है, क्योंकि क्रिस्टल हमारे साथ क्या होते हैं, ये कोई आयनिक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, तो इसमें हमारे साथ क्या होता है, इसके जो आयन होते हैं, तो इसी आयन के दरमियान एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है, तो इसी डिस्टेंस को हम बतौर क्या लेंगे, स्लीट लेंगे। तो वो वाला जो डिस्टेंस है बिटवीन टू आयन, फॉर एग्जांपल सोडियम और क्लोरीन के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो स्लीट है, वो क्या होता है, इसका जो लेंथ है वो कंपेरेबल टू द एक्स रेज वेवलेंथ होता है। तो इस वजह से वो क्या है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर एक्स रेज क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो ये इसी तरह क्या करता है, बेंडिंग शो करता है टुवर्ड्स द एज। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डायफ्रैक्शंस ऑफ एक्स रेज। तो इसका मतलब क्या है, कि एक्स रेज भी डायफ्रैक्शन शो करता है, जो कि वेव प्रॉपर्टी है, तब शो करता है कि हम इसको क्या कर ले, कोई क्रिस्टल से पास कर ले या कोई फॉर एग्जांपल डीएनए से पास कर ले, तो वो बाद में हम इसको यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि इसका जो ये डायफ्रैक्शन प्रॉपर्टी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि डीएनए की डिस्कवरी में और इस तरह किसी चीज़ की क्रिस्टलिनिटी को चेक करने के लिए वे एक्सरेस की ये प्रॉपर्टी क्या है, काफ़ी अहमियत का हामिल है। तो इस पेनिट्रेशन का मतलब ये है कि ये किसी चीज़ में अंदर जाने की सलाहियत कितने हद तक, कितने एक्सटेंट रखता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, एक्सरेज शोज प्रिंट एक्सटेंट यानी पावर ऑफ पेनिट्रेशंस इन डिफरेंट सब्सटेंसेस। इसका पेनिट्रेशन पावर है, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, मतलब ये किसी चीज में अंदर जाने की कितनी सलाहियत रखता है, तो इसको कहते हैं इसकी पेनिट्रेशन पावर। और इसका ये जो पेनिट्रेशन पावर है, ये जो पेनिट्रेशन पावर है, पावर ऑफ पेनिट्रेशंस, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। इनमें से एक क्या है, नेचर ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस किस टाइप का है, डेंस है, ये हमारे साथ लेस डेंस है।
तो वो डिपेंड करता है, ये चीज जितना ओपेक हो तो इसमें वो क्या कर सकता है, मतलब इतना ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं कर सकेगा। अगर वो ओपेक नहीं है तो इसमें वो क्या कर सकता है, पेनिट्रेशन कर सकता है। तो इसी तरह हमारे साथ क्या है, इस तरह एक्सरेस की फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है कि एक्सरेस की फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर एक्सरेस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसका पेनिट्रेशन पावर भी क्या होगा, हमारे साथ ज्यादा होगा। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका जो पावर ऑफ पेनिट्रेशन है वो भी लो होगा। तो इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई एक टीन ले ले, ये कोई एक टीन है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे कोई लीड ले लें, तो लेड और टेन क्या है, ये दूसरे दोनों क्या है, डिफरेंट नेचर के मटेरियल है। तो इसमें जो एक्सरेस की क्या है, पेनिट्रेशन की पावर है, ये इसमें क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे ये जो मटेरियल हमने रखा है जिसके ऊपर हम इसको पास कर रहे हैं, तो इसकी नेचर डिफरेंट है। इसी तरह अगर यहाँ पे इसी एक्सरेस की फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर पहले हमने यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी को यूज किया तो ये किसी एक मतलब लो एक्सटेंट तक इसमें पेनिट्रेट हुआ। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो ये काफी ज्यादा एक्सटेंट तक इसको क्या कर सकता है, इसमें पेनिट्रेट हो सकता है। हाँ, इसके बाद है हमारे साथ क्या है, इसका एक और प्रॉपर्टी है कि ये शोइंग फॉगिंग इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। फॉर एग्जांपल आपके साथ कोई एक फोटोग्राफिक प्लेट है, जिंक सल्फाइड से बना है या कोई एक और चीज़ है, एक स्पेसिफिक फिल्म होता है, तो फोटोग्राफिक फिल्म होता है, तो उसके ऊपर हम अगर एक्सरेस को पास करेंगे तो इसके ऊपर फॉगिंग इफेक्ट करता है, यानी वो चीज़ थोड़ा सा ब्लरिड लगता है। फॉर एग्जांपल ये आपके साथ एक फोटोग्राफिक प्लेट है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक्सरेस को पास करते हैं। देख ले हमने यहाँ से क्या कर दी, इसके ऊपर एक्सरे को पास कर दी, तो एक्सरेस पास होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉगिंग इफेक्ट। फॉगिंग इफेक्ट इसको क्या, देख ले इस तरह के थोड़ा सा लाइट लगता है, यानी ये जो दे और एरिया है ये ब्लैक लगता है, और ये वाला जहाँ पे ये पड़ जाते हैं ये थोड़ा सा फॉगी लगता है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे इसी एक्सरेज ने क्या कर दी, फॉगिंग इफेक्ट को शो कर दी। अब इसका जो फॉगिंग इफेक्ट है, ये फॉगिंग इफेक्ट हमारे साथ क्या है, ये डिपेंड करता है इसका एक्सटेंट, यानी एक्सटेंट ऑफ फॉगिंग इफेक्ट हमारे साथ क्या होता है, डिपेंड अपॉन the intensity of x-rays। एक्सरेस की जो इंटेंसिटी है इस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछ ले कि द फॉगिंग इफेक्ट ऑफ एक्सरेस डिपेंड अपॉन, ऑप्शन ए में आपको दिया जाए कि वेलोसिटी, ऑप्शन बी में दिया जाए फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी में दिया जाए इंटेंसिटी, ऑप्शन डी में दिया जाए नॉन ऑफ दीज, तो आप लोग ने क्या करना है, इसको मतलब डिलिबरेटिवली इसको क्या करना है, इसको डील करना है। तो एक्चुअली हमारे साथ जो क्या है, फॉगिंग इफेक्ट है, एक्सटेंट ऑफ फॉगिंग इफेक्ट है, डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेस। देख ले इसी केस में यहाँ पे क्या है, एक्सरेस की 2 फोटॉन इसके ऊपर क्या हो रहे हैं, फायर हो रहे हैं, यानी इसके ऊपर बम्बार्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी जो इंटेंसिटी है, यहाँ पे जो फॉगिंग इफेक्ट अपॉन द फोटोग्राफिक प्लेट है, ये थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या कर दी, एक्सरेस की फोटॉन को इसी तरफ से मैंने क्या कर दी, पास कर दी, तो यहाँ पे एक्सरेस की फोटॉन की तादाद फॉर एग्जांपल 5 फोटॉन थी, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा फॉगिंग इफेक्ट अपेयर होगा। क्या होगा, यहाँ पे देख ले इस केस में फॉगिंग इफेक्ट क्या हुआ, बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या है कि डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेस, जितना एक्सरेस की फोटॉन की तादाद ज्यादा होगा इतना फॉगिंग इफेक्ट अपॉन द प्लेट ज्यादा होगा। इसके बाद हम जाते हैं यूजेस ऑफ एक्सरेस, कि एक्सरेस की एक्चुअली डेली लाइफ में एप्लीकेशन क्या है। वैसे एक्सरेस के बारे में थोड़ा सा मैं एक हिस्ट्री की तरफ जाता हूं। जब एक्सरेस को रॉयन टीजन ने इसको डिस्कवर किया था 1895 में, तो उसने वहां पे इसको चेक किया था, अपनी इसकी जो वाइफ थी, तो वाइफ की हाथ के ऊपर उसने चेक किया। जब इसको चेक किया तो उसको इसके जो बैकग्राउंड में इसको वहां पे इसी जो इसका जो हाथ था, यानी इसका जो हैंड था, इसका कुछ डिफरेंट शेप अपीयर हुआ। वहां पे उसने जो फोटोग्राफिक प्लेट देखा वहां पे कुछ फॉगिंग इफेक्ट था, और बाज एरिया इसमें क्या था, ब्लैक था। जो ब्लैक था इसका मतलब क्या था कि वहां पे हमारे साथ एक्चुअली जो एक्सरेस थे वो वहां पे हमारे साथ स्ट्राइक नहीं हो गए थे।
तो जहाँ पे वो क्या था, वो एक्सरेस जहाँ पे स्ट्राइक हो गए थे, तो वहाँ पे उसने क्या कर दी थी, इस तरह की इफेक्ट को शो किए थे। तो वहाँ पे इसके हाथ में एक अंगूठी थी, तो वहाँ पे वो अंगूठी भी डिटेक्ट हुआ इसके बैकग्राउंड के पीक में, यानी जो स्पेक्ट्रम बना था। और इस तरह इसके जो हाथ के जो हड्डियाँ थी वो भी डिटेक्ट हो गए, यानी इसका जो स्केलेटल फ्रेमवर्क था हैंड का, वो भी वहाँ पे क्या हुआ, डिटेक्ट हुआ। तो इससे पता चला कि हमारे साथ जो एक्सरेज हैं, एक्सरेज की मतलब अगर हम किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से इसको पास करेंगे, तो ओपेक ऑब्जेक्ट का और इस तरह जो नॉन ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसमें उसकी जो पासिंग कैपेबिलिटी है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हम वही बात को करेंगे कि फील्ड ऑफ मेडिसिन में हम इसको, यानी इसकी जो डिफरेंशियल पावर ऑफ डिफरेंशियल differential power of penetrations करते हैं। तो मेडिसिनल फील्ड में इसका जो है ना यूज इस तरह है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बोन फ्रैक्चर हुआ है, क्या हुआ है, बोन फ्रैक्चर, हमारे साथ क्या हुआ है, बोन फ्रैक्चर। अब बोन फ्रैक्चर को हम क्या किस तरह डिटेक्ट करेंगे, तो एक्सरेस को पास करेंगे। तो आप देख ले फॉर एग्जांपल ये हैंड है, तो हैंड के ऊपर हमारे साथ क्या है, फ्लैश भी है, जो कि हमारे साथ क्या है, स्किन वगैरह है, और यानी गोश्त वगैरह, और दरमियान में इसका क्या है, यानी कोर में इसके साथ हमारे साथ क्या है, बोन है। अब देख ले बोन में एक्सरेस की जो पासिंग कैपेबिलिटी है वो लो है, और इस तरह फ्लैश में वो इजीली पास हो सकता है। तो जब इसको हम इस तरह इसी आर्गन से पास करेंगे, तो यहाँ पे जो आपके साथ फोटोग्राफिक प्लेट है, जो एक्सरे फिल्म है, वहां पे आप क्या देखेंगे, वहां पे आपके के साथ जो फ्लैश होता है, तो फ्लैश से वो क्या होते हैं, वो एक्सरे पास हो जाते हैं। तो फिर वहां पे जो फोटोग्राफिक प्लेट होता है या एक्सरे फिल्म होता है, तो वहां पे क्या होता है, इसी तरह ये एक उसने क्या कर दी, इफेक्ट को, फॉगिंग इफेक्ट को शो की है। और वहां पे आपके साथ क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके साथ कोई एक हड्डी है, क्या है, यहाँ पे आपके साथ क्या है, हड्डी है, ये बोन का क्या है, इसने ये बोन का यहाँ पे पिक्चर को शो किया है। अब देख ले फॉर एग्जांपल अगर इसी ये बोन है, तो बोन में तो फिर क्या होता है, एक्स से पास नहीं हो सकता, क्योंकि बोन का जो डेंसिटी है ओपेक, यानी ये कितना डेंस है, ओपेक है, वो फ्लैश से क्या होता है, मोर डेंस एंड मोर ओपेक होता है, तो इससे एक्स रे पास नहीं होते। देख ले फिर क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर इसी बोन में फ्रैक्चर है, तो इसी बोन में जो फ्रैक्चर है, इसी फ्रैक्चर से फिर क्या होगा, एक्सरे क्या होगा, पास होगा। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा इस तरह की इंफॉर्मेशन देगा, क्लो देगा कि इसी बोन में हमारे साथ क्या है, फ्रैक्चर हुआ है। क्योंकि फिर एक्सरे क्या होता है, ये जो टूटी हुई हड्डी है, इसके दरमियान में से क्या हो जाएगा, पास होकर यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करेगा, इसको यानी इसके ऊपर वाइट इफेक्ट करेगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, आपको वाज़ेह तौर पर नजर आएगा, जो कि हमारे साथ क्या है, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और या आर्थोपेडिक वगैरह है, जो कि एक्सरेज के टेक्नोलॉजिस्ट हैं, तो वो बेहतर तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको फील्ड ऑफ मेडिसिन में क्या करते हैं, इसको काफ़ी खासी एप्लीकेशन है। इसी तरह एक्सआरडी एनालिसिस, एक्सआरडी एनालिसिस क्या कहते हैं, एक्सआरडी एनालिसिस का मतलब क्या है कि एक्सरेज डायफ्रैक्शंस एनालिसिस। तो मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। किस तरह, तो जिस तरह हमने पढ़ा था कि एक्सरेज में हमारे साथ क्या होता है, डायफ्रैक्शन होता है। ये वाला जो डायफ्रैक्शन प्रॉपर्टी है, ये क्रिस्टलिनिटी को चेक करने के लिए, टू चेक द क्रिस्टलिनिटी, टू चेक द क्रिस्टलिनिटी, यानी किसी मैटर की नेचर को, यानी कि ये हमारे साथ क्या है, क्रिस्टलाइन है, either it is crystalline or amorphous, कि हमारे साथ ये कोई एक चीज है, मैटर है, ये हमारे साथ क्रिस्टलाइन है या एमार्फस है। फॉर एग्जांपल कोई एक केमिस्ट ने लैब में कोई उसने एक मटेरियल को इसने क्या कर दी है, प्रिपेयर की है, अब इसकी वो चेक करता है कि क्या ये हमारे साथ क्रिस्टलाइन इन नेचर है या एमार्फस है। तो इसके ऊपर वो क्या करते हैं, इसको एक्सआरडी मशीन के पास ले जाते हैं, तो वहां पे उसके ऊपर क्या करते हैं, एक्सरे को पास करते हैं। तो अगर एक्सरे ने यहाँ पे इस तरह की कोई पीक दे दी,
तो फिर हम कहते हैं कि ये वाला जो मटेरियल है, ये जो केमिकल उसने वहां पे प्रिपेयर किया है, ये एक्चुअली हमारे साथ क्या है, क्रिस्टलाइन इन नेचर है। क्या है, क्रिस्टलाइन इन नेचर है। अगर यहाँ पे उसने क्या कर दी, इस तरह की यानी इस तरह की इफेक्ट शो कर दी, यानी कोई पीक वगैरह यहाँ पे हमारे साथ क्या हुए, अपीयर नहीं हुए, तो इसी पे इसका मतलब क्या होगा कि असल में हमारे साथ ये जो मटेरियल है ये एमार्फस है। क्या है, एमार्फस, एमार्फस नॉट क्रिस्टलाइन। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सरेस को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी केमिकल की क्रिस्टलिनिटी को चेक करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह इसके क्या है, आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। अगर फॉर एग्जांपल ये नियान का गैस है, तो ये नियान के गैस के जो क्या है हमारे साथ मॉलिक्यूल हैं, तो फिर हम इसके ऊपर क्या करते हैं, एक्सरेस को क्या करते हैं, पास करते हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं, तो इसके रिजल्ट में हमारे साथ क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज पैदा हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं क्या, आयोनाइजेशन। तो इसको आयोनाइजेशन के लिए भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। और प्रॉपर्टीज में क्या है, एक्सप्लोरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर्स, काफी इंपॉर्टेंट, काफी अहमियत के हमले बायोलॉजिकल साइंस में, इसमें काफी रिवॉल्यूशन इसने बर्पा की है एक्सरेज ने। क्योंकि जब साइंटिस्ट लगे थे कि हमने डीएनए का जो स्ट्रक्चर है कि असल में इसका स्ट्रक्चर किस तरह है, इसको एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ 1953 में 2 साइंटिस्ट आए थे, वॉट्स एंड क्रिक। तो उसने वहां पे क्या कर दी, ये एक्सरेज की जो डायफ्रैक्शन प्रॉपर्टीज है इसको यूज करके तो ये फाइंड आउट कर ली कि डीएनए हमारे साथ क्या है, कि डीएनए हमारे साथ क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। जिस तरह के हमारे साथ लेडर होता है, सीडी होता है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर है। किसने पाया, ये एक क्रिस्टल है, और क्रिस्टल में यहाँ पे हमारे साथ फॉर एग्जांपल ये सोडियम आयन है, और यहाँ पे हमारे साथ क्या है, क्लोरीन आयन है। तो एक्सरेस को हम इसी आयन के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इसको भी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सरेस को यूज कर सकते हैं। तो ये था सारा टॉपिक अबाउट द एक्सरेस प्रॉपर्टीज एंड इट्स एप्लीकेशन। थोड़ा सा हम इसके एमसीक्यूज के लिहाज से भी चेक करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यूज के लिहाज से कि एक्सरेस ट्रेवल इन, ऑप्शन ए में आपको दिया जाए फॉलो दी ट्रेजेक्टरी, यानी स्पाइरल मोशन करता है, ऑप्शन बी में दिया जाए आपको स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन सी में दिया जाए जिगजैग मोशन। के साथ क्या होगा, एमसीक्यूज के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे साथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन करता है। क्या करता है, एक्सरेस shows the same nature like ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में आपको दिया जाए कैनाल रेस, ऑप्शन बी में दिया जाए कैथोड रेस, ऑप्शन सी में दिया जाए गेमा रेस, ऑप्शन डी में आपको दिया जाए नॉन ऑफ दीज या बीटा रेज। कोई इस तरह भी दे सकते हैं, या अल्फा रेज के तोड़ रेज की बजाय या कैनाल रेज की बजाय आपको अल्फा रेज भी दे सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि एक्चुअली हमारे साथ जो एक्स रेज है ये हमारे साथ क्या है, न्यूट्रल इन नेचर होते हैं। ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो इस केस में आप देख ले, इसका जो नेचर है न्यूट्रल है। तो कैनाल रेज का नेचर हमारे साथ पॉजिटिवली चार्ज है, इस तरह के तोड़ रेज का नेचर देख तो नेगेटिवली चार्ज है। तो गेमा रेज को देखा जाए इस तरह बीटा रेज को देख ले तो ये भी नेगेटिवली चार्ज है। तो गेमा रेज हमारे साथ क्या है, ये न्यूट्रल होते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी तरह आपको यह भी दिया जा सकता है कि एक्स रेज पासेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज, ऑप्शन ए में आपको दिया जाए कि एक्स रेज हमारे साथ क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी, ड्यू टू इट्स हाई फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी ड्यू टू इट्स हाई एनर्जी, ऑप्शन सी इसकी इंटेंसिटी, ऑप्शन डी न्यूट्रल नेचर। तो देख ले, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चीज ने इफेक्ट होना है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव नेचर का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कैनाल रेज हमारे साथ क्या है, पॉजिटिव नेचर का है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इफेक्ट होगा।
इस तरह के कैथोड रेज है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, इफेक्ट होगा, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं। लेकिन एक्स रेज हमारे साथ क्या है, ये न्यूट्रल है, तो ये हमारे साथ क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये हमारे साथ क्या होता है, क्यों इसमें नॉट अफेक्टेड होता है, ये वो स्ट्रेट लाइन पास हो जाता है। इसका वजह ये होता है कि ये न्यूट्रल इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, इसकी हाई फ्रीक्वेंसी या हाई एनर्जी या इसकी हाई इंटेंसिटी डजंट मैटर्स। ओके, तो इसी तरह ये हम मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से भी इस तरह का एमसीक्यूज बना सकते हैं। अच्छा, तो इस तरह हम भी कह सकते हैं कि एक्सरेज आर ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर्स, ऑप्शन बी कोई और इस तरह के मतलब ऑप्शन दिए जाए तो ये हमारे साथ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। अच्छा, देख ले इस तरह हमारे साथ फॉर एग्जांपल अगर आपको ये कहा जाए ऑप्शन इस तरह कोई एक एमसीक्यूज दिया जाए कि एक्सरेज हैव द common property with cathode rays, या इस तरह केनाल रेस की भी बात कर ले, इसके साथ ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन ए में आपको दिया जाए इसकी क्या आयोनाइजेशन पावर, यानी इसके आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी, कि इसके आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी की वजह से, ऑप्शन बी इसकी इंटेंसिटी, इसकी नेचर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो देख ले नेचर के लिहाज से भी एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, इंटेंसिटी के लिहाज से भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इस तरह ये आयोनाइजेशन, क्योंकि कैथोड रेज भी क्या कर सकते हैं, आयोनाइजेशन काज कर सकते हैं, और एक्स रेज भी आयोनाइजेशन काज कर सकते हैं। तो ये इसमें क्या है, एक कॉमन प्रॉपर्टी है। तो ऑप्शन ए आपके साथ क्या होगा, करेक्ट होगा। एक एमसीक्यूज है, एक्स रेज शोज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, आपका ऑप्शन में दिया जाए, ऑप्शन ए में क्या है, डायफ्रैक्शंस, ऑप्शन बी में दिया जाए रिफ्रैक्शंस, ऑप्शन सी में दिया जाए रिफ्लेक्शंस, और ऑप्शन डी में दिया जाए ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों प्रॉपर्टी क्या करता है, एक्सरे शो करता है। तो हमारे साथ क्या है, ऑल ऑफ दीज का जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है कि आपसे पूछा जाए कि एक्सरेज के, ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के लिहाज से कि द फॉगिंग effect of X-rays on photographic plate depend upon, ऑप्शन ए में दिया जाए इंटेंसिटी, ऑप्शन बी में दिया जाए फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी में दिया जाए वेलोसिटी, ऑप्शन डी में दिया जाए नॉन ऑफ दीज। तो जिस तरह हमने पढ़ा था कि ये क्या करता है, एक्चुअली इसके इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, किस चीज़ पे डिपेंड, इंटेंसिटी पे डिपेंड है। जितना इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो फॉगिंग इफेक्ट क्या होगा, ये भी हमारे साथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस तरह हम इसके आयोनाइजेशन पावर के लिहाज से भी बना सकते हैं कि द आयोनाइजेशन इफेक्ट ऑफ एक्सरेज ऑन गैसेस डिपेंड अपॉन, आपको ऑप्शन दिया जाए आपके साथ क्या है, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, नॉन ऑफ दिस, तो फिर भी आपके साथ क्या होगा, इंटेंसिटी होगा। इसी तरह अगर ये भी पूछा जाए कि एक्सरेज कासेस फ्लोरेसेंस, ऑप्शन ए में आपको दिया जाए कोई साल्ट, कोई इस तरह साल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, यूरेनियम है, ग्लास है, तो और ऑप्शन डी में दिया जाए ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑल ऑफ दीज में क्या करता है, इन चीज़ों में क्या करता है, शो करता है। तो इस तरह हम ये भी कर सकते हैं, एमसीक्यू से कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे कि एक्सरेज शो डिफरेंट पेनिट्रेशन पावर इन डिफरेंट मटेरियल्स। ये क्यों शो करता है, ऑप्शन ए में दिया जाए डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल्स, ऑप्शन बी में दिया जाए डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज, ऑप्शन सी में दिया जाए बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी में दिया जाए नॉन ऑफ दिस। तो जिस तरह हमने पढ़ा था कि एक्सरेज की जो पेनिट्रेशन पावर है दोनों पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, जिस मटेरियल से वो पास होता है इसकी नेचर पे डिपेंड करता है, और इस तरह वो एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी है इस पर भी डिपेंड करता है। तो अब इस वजह से आपके साथ ऑप्शन बोथ एंड भी क्या होगा, करेक्ट होगा।
तो इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है कि द डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स की क्या एक्सप्लोरेशंस, यानी इसकी एक्सप्लोरेशन वाज द रिजल्ट ऑफ एक्सप्लोरेशंस was due to which property of X-rays? X-rays की कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से ये हमारे साथ क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर मुमकिन हो गया। ऑप्शन ए में आपको दिया जाए रिफ्रैक्शंस, ऑप्शन बी में दिया जाए डायाफ्रैक्शंस, ऑप्शन सी में दिया जाए रिफ्लेक्शंस, और डी में आपको दिया जाए नॉन ऑफ दीज। तो एक्चुअली हमने जिस तरह पढ़ा था कि डायफ्रैक्शन क्या है किसी भी चीज की स्ट्रक्चर में, हमने डीएनए के लिहाज से पढ़ा था कि वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में एक्सरेस की क्या कर दी, एक्सरेस के जरिए, एक्सरेस की डायफ्रैक्शन प्रॉपर्टी के जरिए उसने क्या कर दी, डीएनए की स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर किया। तो वो हमारे साथ क्या था, डायफ्रैक्शंस। तो आप लोगों ने ऑप्शन बी को क्या करना है, करेक्ट करना है। इसी तरह अगर आपसे ये पूछा जाए कि द क्रिस्टलिनिटी ऑफ किसी भी मटेरियल, द क्रिस्टलिनिटी ऑफ ए मटेरियल्स कैन बी चेक थ्रू विच प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सरेस, तो आपको ऑप्शन ए में दिया जाए रिफ्रैक्शंस, रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शंस, तो इस तरह नॉन ऑफ दीज। तो ये भी क्या है, आपके साथ डायफ्रैक्शन है। तो डायफ्रैक्शन के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी क्रिस्टलिनिटी को चेक कर सकता है। इस तरह भी आपको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द टू आयन कैन बी फाइंड आउट बाय द विच प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सरेस। तो ये रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ये भी दिए जा सकते हैं। तो आपने क्या करना होगा, डायफ्रैक्शन को करेक्ट करना होगा। तो ये